हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लाइव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कल हमारी पहली क्लास हुई थी, हमने उसमें हमारा पहला चैप्टर भारतीय संविधान निर्माण स्टार्ट किया था। उसका परिचय हम पढ़ चुके हैं। जो ही हमारी क्लास ख़त्म हुई थी तो हमने चर्चा की थी लास्ट में कि भारत में संविधान की मांग की जाती है और उसके बाद में ब्रिटिश सरकार प्रयास करती है। वो प्रयास कौन कौन से होते हैं और कल अंतिम क्लास में बता चुका था। जिन भी कैंडिडेटों को क्लास अच्छी लगती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए तथा वीडियो को अधिक से अधिक कैंडिडेटों के पास पहुंचाया जाए, क्योंकि यही आपका साथ है, क्योंकि जल्दी से जल्दी हम लाइव आ सके। बात किसकी है? भारतीय संविधान निर्माण में ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए प्रयास कि ब्रिटेन की सरकार क्या करती है। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने प्रयास किया था और भारत में भेजा था किसको? भेजा था एक कैंडिडेट को, नाम था क्रिप्स मिशन। भारत में भेजा जाता, किसको भेजा जाता? क्रिप्स मिशन को भेजा जाता। इसे क्रिप्स मिशन प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन आयोग भी कह दिया जाता है। यदि बात की जाए क्रिप्स मिशन आयोग की तो भारत में आता तो है मेरे भाई कब, यानी भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था वो तो होता है 22 मार्च 1942 को। कब आया था मेरे दोस्तों? 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन को भारत भेजा जाता है। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री तो चर्चिल था और उसने स्टॉफर्ड क्रिप्स को भारत भेज दिया और कहा भारतीयों को समझाया जाए, और समझाने के लिए उसको भेजा जाता है। क्रिप्स मिशन को भेजा गया। सिर्फ इसमें एक कैंडिडेट को अध्यक्ष बनाया जाता जिसका नाम होता है स्टॉफर्ड क्रिप्स। नाम क्या होता है? अध्यक्ष बनाया जाता है, नाम होता है अध्यक्ष का। स्टॉफर्ड क्रिप्स को अध्यक्ष बनाया जाता है। क्रिप्स खुद ही इसका अध्यक्ष था और भारत में आ गया 22 मार्च 1942 को। इन्होंने आते ही पिछली क्लास में चर्चा की थी कि सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा था इस समय, और इन्होंने आते ही क्या कहा कि सेकेंड विश्व युद्ध में आप हमारा साथ दीजिए, और जो ही विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो भारतीय अपना संविधान बना सकते हैं। यानी भारतीयों को क्या दी गई? चिंगम दी जाती, समय नहीं दिया गया। पूछा जाए क्रिप्स मिशन भारत आया क्यों था, तो मेरे भाई करना क्या है? क्रिप्स मिशन भारत भेजने का कारण तो दिया गया। यदि पूछा जाए क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था, तो मेरे भाई करना है भारत शासन अधिनियम 1935 की समीक्षा करने आया था। भारत शासन अधिनियम 1935 की समीक्षा का तो कारण दिया गया, लेकिन उद्देश्य क्या था? यदि उद्देश्य पूछा जाए तो मेरे भाई करना है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना का सहयोग लेना। लेकिन हुआ क्या? इसका उल्टा हुआ और भारतीय सरकार ने इसको नामंजूर कर दिया। इतने दिन से तो कह रहे हैं क्या चाहिए? संविधान चाहिए, संविधान चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा सेकेंड विश्व युद्ध के बाद में बना लेना। लेकिन हुआ क्या? मना कर दिया भारतीय सरकार ने। यानी भारतीय सरकार की बात की जाए इस समय की, तो इस समय भारत में दो सबसे बड़ी पार्टियां थी। कितनी? दो थी। एक तो थी मेरे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, एक तो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, तथा दूसरी पार्टी की बात की जाए तो मुस्लिम लीग थी। बात कब की है? 1942 की बात कर रहा हूँ। यदि बात की जाए 1942 में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। यदि बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो इस समय कांग्रेस का तो सबसे बड़ा लीडर महात्मा गांधी था, तथा मुस्लिम लीग की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा लीडर अली मोहम्मद जिन्ना था। तो मतलब क्या निकला? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने ही मना कर दिया कि हमें संविधान नहीं चाहिए। इसके बाद में मुस्लिम लीग ने भी कह दिया नहीं बनाना है, कांग्रेस ने भी कह दिया नहीं बनाना है। क्योंकि रीजन पूछा जाए क्यों मना किया गया, तो गांधी जी ने तो साफ साफ कहा हम इतने दिनों से मांग कर रहे हैं संविधान की,
अब हमें क्या दे रहे हो, न कोई टाइम है न कोई कुछ है। हुआ क्या, तो गांधी जी ने तो इसके बारे में कह दिया, यह एक दिवालिया बैंक द्वारा जारी किया गया चेक है जिसके भुगतान की तिथि निकल चुकी है। हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है मेरे भाई, यही प्रश्न आता है, लाइन याद रखनी है, यह एक दिवालिया बैंक द्वारा जारी किया गया चेक है जिसके भुगतान की तिथि निकल चुकी है। किसने कहा था, कहा तो था मेरे भाई महात्मा गांधी ने कहा था। और कहा किसके बारे में था, कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में। और यदि आजकल एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है तो बात की जाए, पूरी लाइन नहीं दी जाए, तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को नाम दिया था पोस्ट डेटेड चेक। यदि यह भी पूछा जाए महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था, तो मेरे भाई क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संख्या दी थी। बात क्या हुई, महात्मा गांधी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। क्या पढ़ रहे हैं, अस्वीकार करने के रीजन पढ़ रहे हैं। तो अली मोहम्मद जिन्ना ने क्यों मना किया, इसका रीजन भी था, क्योंकि इस प्रस्ताव के अंतर्गत पाकिस्तान की संविधान सभा का उल्लेख नहीं किया गया। यानी क्रिप्स मिशन में केवल इतना दिया गया कि भारतीय अपना संविधान बना सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का उल्लेख नहीं था। तो पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं होने के कारण अली मोहम्मद जिन्ना ने भी क्या कर दिया, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। क्योंकि आपको पता होगा कि अली मोहम्मद जिन्ना इससे पहले एक सिद्धांत दे चुके थे, नाम था मेरे भाई द्विराष्ट्र सिद्धांत। अली मोहम्मद जिन्ना ने दिया था द्विराष्ट्र सिद्धांत। यदि प्रश्न पूछा जाए द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था, तो मेरे भाई अली मोहम्मद जिन्ना ने दिया था। बात क्या है, अली मोहम्मद जिन्ना ने दिया कब था पूछा जाए, द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया कब जाता है, तो मेरे भाई दिया जाता है 1940 के अधिवेशन में दिया जाता है। क्या बोल रहा हूँ, 1940 के अधिवेशन में दिया जाता है। और अधिवेशन कहाँ का, मेरे भाई लाहौर में होता है। शहर कौन सा होता है अधिवेशन का, लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय तो क्या था, भारत में था। लेकिन मैंने क्या बोला, लाहौर अधिवेशन 1940 में द्विराष्ट्र का सिद्धांत अली मोहम्मद जिन्ना देता है। लेकिन मेरे भाई एक बात याद रखनी है, यह अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नहीं था। किसका था, मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है 1940 में लाहौर में। और उसमें अली मोहम्मद जिन्ना कहता है हिंदू और मुसलमानों का खान पान, रहन सहन, संस्कृति, भाषा, सब कुछ ही अलग अलग है, तो मेरे भाई राष्ट्र भी अलग अलग होने चाहिए। सीधी पहली बार मांग की जाती है कि पाकिस्तान बनना चाहिए, तो मेरे भाई अली मोहम्मद जिन्ना ने भी मना कर दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी मना कर दिया। इसके बाद में यदि और ही डीपली अगला चला जाए, कांग्रेस मना कर रही है, मुस्लिम लीग कर रहा है, लेकिन पटवार वाले और रिट वाले ये ध्यान रखें, यदि पूछा जाए कि भारत की वह पार्टी कौन सी थी जिसने क्रिप्स मिशन का समर्थन किया था, एक पार्टी होती है वो कहती है कि क्रिप्स मिशन को स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाज़ भी दबा दी जाएगी, अली मोहम्मद जिन्ना की आवाज़ भी दबा दी जाएगी। भारतीयों के पास में अच्छा मौका है किसका, संविधान बना लो, फिर पाकिस्तान की मांग ही नहीं उठेगी। और मेरे भाई वो पार्टी का नाम पूछा जाए तो मेरे भाई करना है, साम्यवादी पार्टी ने क्रिप्स मिशन का समर्थन किया था। और यदि पार्टी ऑप्शन में नहीं दी जाए तो इस समय साम्यवादी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर वीडी सावरकर था। तो व्यक्ति पूछा जाए तो वीडी सावरकर ने समर्थन किया था। और यदि मेरे भाई पूछा क्या जाए, पार्टी पूछी जाए, तो साम्यवादी पार्टी ने समर्थन किया था कि क्रिप्स मिशन के अनुसार भारतीय संविधान बना लिया जाए। तो इसको तो क्या कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। लेकिन ब्रिटेन वाले कब थे मानने वाले, क्रिप्स मिशन को तो अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद में भारत में दूसरा आयोग भेजा जाता है और नाम होता मेरे भाई क्रिप्स मिशन के बाद में, और उस आयोग का नाम रखा जाता है कैबिनेट मिशन। उस आयोग का नाम रखा जाता है, नाम क्या होता है, कैबिनेट मिशन आयोग। कौन सा पढ़ा रहा हूँ, पहला पढ़ा चुका हूँ क्रिप्स मिशन, और दूसरा क्या बोल रहा हूँ, नाम होता मेरे भाई कैबिनेट
मिशन आयोग। कल वाली क्लास में हमने चर्चा कर ली थी किस चीज़ की, कि मेरे भाई ये आयोग पढ़ा रहा हूं, इनका एक तो क्रम याद रखना है। क्या याद रखना? क्रम याद रखना है। पता नहीं प्रश्न पूछ लिया जाए या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम, कि पहले कौन सा आया था, उसके बाद में कौन सा आया था। एक डेट याद रखनी है और एक अध्यक्ष याद रखना कि कब आया था, कौन इसका अध्यक्ष था और इसमें कैंडिडेट कितने थे। पहले की चर्चा की थी हमने, क्या कहा था, 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है। ये कौन सा पढ़ रहे हैं? दूसरा आयोग पढ़ रहे हैं। नाम क्या बता रहा हूं, कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाता है। 22 में क्या करना है? दूसरा पढ़ा रहा हूं, 2 जोड़ने हैं। कितने आएंगे मेरे भाई? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन को भारत भेज दिया जाता है। पहली बात तो ये याद रखनी है, कैबिनेट मिशन भारत आया था, 24 मार्च 1946 को भारत आ जाता है। इसके बाद में चर्चा की जाए, इसका नाम ही कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया। पहले में हमने चर्चा की थी, क्रिप्स मिशन आया था, उस समय तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था, और इस समय जब भेजा जाता किसको, कैबिनेट मिशन को भारत भेज दिया जाता है, उस समय ब्रिटेन में चुनाव हो चुके थे, पार्टी बदल चुकी थी, और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को बना दिया जाता है। जब क्लीमेंट एटली बना तो उन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा। कैबिनेट मिशन नाम इस कारण था कि वो क्लीमेंट एटली के 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री थे और उनको भारत भेज दिया जाता है, इस कारण तो नाम रखा जाता है। पीएम का नाम क्या बताया है? अभी अभी क्लीमेंट एटली के थे 3 कैबिनेट मंत्री। और यदि बात की जाए कैबिनेट मिशन की, तो सीधी सीधी बात, पहला कैंडिडेट तो भेजा जाता है, नाम होता है मेरे भाई स्टोफर्ड क्रिप्स। पहला कैंडिडेट भेजा जाता, नाम होता है स्टोफर्ड क्रिप्स। इसके बाद में यदि चर्चा की जाए, स्टोफर्ड क्रिप्स के बाद में दूसरा कैंडिडेट भेजा जाता, नाम होता है A.B. अलेक्जेंडर। दूसरा भेजा जाता, नाम होता है A.B. अलेक्जेंडर। तथा तीसरा भेजा जाता है, नाम होता मेरे भाई जार्ज पैथिक लॉरेंस। 3 कैंडिडेटों को भेज दिया जाता है। हमने चर्चा की थी कि कैंडिडेट भी याद रखने हैं, क्योंकि एक अच्छा प्रश्न तो यहीं से बन रहा है। प्रश्न यदि दे दिया जाए, यहां से काफी अच्छा प्रश्न बन रहा है, जो पटवार लेवल और रिट लेवल और राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस में भी अधिकतर बार बन सकता है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। 3 है, ऑप्शन 4 आते हैं, स्टोफर्ड क्रिप्स था, A.B. अलेक्जेंडर था और जार्ज पैथिक लॉरेंस था। तो दूसरा मेरे भाई, यदि एक बात और कह देता हूं, यदि ये प्रश्न पूछा जाएगा तो चौथा ऑप्शन हमें ये ही मिलेगा, कन्फर्म है, जार्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या मिलेगा? जार्ज पैट्रिक लॉरेंस मिलेगा। और पूछेगा क्या, निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, चकमा कहाँ खाएंगे? जार्ज पैथिक लॉरेंस और जार्ज पैट्रिक लॉरेंस। केवल एक शब्द का अंतर है। हमें करना क्या कि कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था, तो मेरे भाई ये कैंडिडेट कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। फिर बात ये की जाए, अगले ने ऑप्शन में दिया तो रीजन तो कुछ ना कुछ होगा। तो राजस्थान पुलिस वालों के लिए यही बता देता हूं कि जार्ज पैट्रिक लॉरेंस था, वो मेरे भाई क्या था, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था, यानी एजेंट था राजस्थान में किसका? गवर्नर जनरल का। तो मेरे भाई
1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, बल्कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का सदस्य था। तो 3 तो कैंडिडेट थे। कौन था? स्टॉफर्ड क्रिप्स था, एबी अलेक्जेंडर था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस नहीं था। ये याद रखना मेरे भाई, पैट्रिक और पैट्रिक में अंतर कर लेना। और ये था क्या? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी था, यानी पॉलिटिकल एजेंट था किसका? गवर्नर जनरल का राजस्थान में। दूसरी बात क्या बोला मैंने, एक ये भी याद रखना, अध्यक्ष किसे बनाया जाता? सीधा पूछा जाए कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो मेरे भाई एक चीज़ याद रखनी है, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बनाया किसे जाता है? तो मेरे भाई कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बना दिया जाता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को। तो 3 तो कैंडिडेट थे। बात यह है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष भी था। इसके बाद में अगला और ही डीपली चला जाए तो अभी मैंने क्या बोला, तीनों के तीनों कैबिनेट मंत्री कहाँ पर? ब्रिटेन में थे, क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल में। तो मंत्री वही होता है जिसको क्या होता है? स्वतंत्र प्रभार दिया जाए, उसे कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। यदि बात की जाए, ज़्यादा ही डीपली चला जाए तो इनके पास विभाग कौन कौन से थे? यदि बात की जाए स्टॉफर्ड क्रिप्स की, तो स्टॉफर्ड क्रिप्स तो उस समय व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था स्टॉफर्ड क्रिप्स। यदि एबी अलेक्जेंडर दिया जाए तो मेरे भाई ये क्या था? उस समय ब्रिटेन में नौसेना मंत्री था। और यदि दिया जाए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तो ये क्या था? उस समय भारत मंत्री था। तीनों प्रकार के प्रश्न बता चुका हूँ। 3 कैंडिडेट आए थे, स्टॉफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। सदस्य कौन नहीं था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस नहीं था। अध्यक्ष बनाया गया जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को। और ही ज़्यादा डीपली जाए तो स्टॉफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष, एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस भारत मंत्री था तथा कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। आया कब था? 24 मार्च 1946 को। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को प्रस्तुत भी कर दी। और रिपोर्ट में क्या कहा? इन्होंने 2 सुझाव दिए थे। कैबिनेट मिशन ने क्या कहा? 2 सुझाव देता है भारत में, और वो सुझावों की चर्चा करने जा रहे हैं। यदि सुझावों की चर्चा की जाए तो पहला सुझाव तो यही दिया था, किसके सुझाव पढ़ा रहा हूं? कैबिनेट मिशन के सुझाव पढ़ा रहा हूं। मेरे भाई किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट लगे तो मेरे भाई नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है और बताना है कि सर ये डाउट है, ये मिस्टेक है, और करना क्या है, उसका समाधान होगा आपका 100%। सिर्फ आप तो क्या, हमारे YouTube चैनल लाइव क्लासेज में बने रहिए, हर चीज़ का समाधान करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ आप तो क्या हमारा साथ दीजिए, पूरा मैटर मिलेगा। अभी तो सिर्फ मैथ और पॉलिटिकल साइंस की रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है। हमारा मकसद ये है कि जल्दी से जल्दी लाइव आया जाए ताकि पूरी क्लास आपको उपलब्ध करवा दी जाए। तो क्या है, कोई भी यदि आपका सुझाव है तो क्या है, कमेंट बॉक्स में आके बताया जाए। पढ़ क्या रहे हैं? कैबिनेट मिशन ने भारत में आते ही सुझाव क्या दिए? पहला तो कहा भारत बना सकता है अपनी संविधान सभा। भारत क्या कर सकता है? संविधान सभा का निर्माण कर सकता। संविधान सभा का निर्माण। तथा दूसरा सुझाव दिया, जब तक भारत में चुनाव नहीं होते तब तक भारत अपनी अंतरिम, और अंतरिम को साधारण भाषा में बोला जाए तो मेरे भाई अस्थायी भी कहते हैं। क्या किया जाए? अंतरिम सरकार यानी अस्थायी सरकार का गठन कर लिया जाए।
अस्थायी सरकार का गठन कर लिया जाए। यानी कैबिनेट मिशन ने सीधा कहा, एक तो भारत अपनी संविधान सभा बना सकता है, तथा दूसरा कहा जब तक भारत में लोकसभा और राज्यसभा के यानी संसद के चुनाव नहीं होते तो शासन कार्य चलाने के लिए एक भारत अपनी अंतरिम सरकार का गठन भी कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें रख दी गई, शर्तें, और पटवार और रिट वाले वो ही याद रखें क्या। पहली बात तो ये, संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया, कैबिनेट मिशन में रखा जाता है। दूसरा याद रखें, अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, कैबिनेट मिशन कहता है। इसी बात को स्वीकार कर लिया जाता है भारतीयों द्वारा और काम किया जाता है। लेकिन कैबिनेट मिशन पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा पटवार और रिट के लिए डीपली पढ़ लिया जाए। तो बात क्या है, इन्होंने कहा यदि भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाए तो मेरे भाई सदस्य संख्या भी निश्चित कर दी इन्होंने। यदि भारत में संविधान सभा बनाई जाएगी तो 389 कैंडिडेट होंगे। तो एक लाइन ये भी याद रखनी है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी, तो 389 होती है। पटवार और रिट में लाइन दी जाती है तो याद रखना 389 कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार सदस्य संख्या होती है। और इसके बाद में इन्होंने कहा जो 389 कैंडिडेट होंगे उनका मेरे भाई निर्वाचन किया जाएगा। और निर्वाचन भी कैसा होगा, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक कैंडिडेट का निर्वाचन होगा। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक कैंडिडेट निर्वाचित होगा। और अब की बार राजस्थान पुलिस एसआई में यही प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्या था, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। मैं भी बता चुका हूं क्या, निर्वाचन किया गया। लेकिन अगले ने पूछा क्या कि भारत की जो संविधान सभा बनी थी उसका निर्वाचन कैसे किया गया था। इन्होंने तो कह दिया निर्वाचन किया जाए, लेकिन बात क्या है, जब भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन होने की बात आई तो कैबिनेट मिशन ने कहा था कि भारतीय संविधान सभा के चुनाव तो होंगे और वो चुनाव कौन करेगा, भारत में प्रांतीय विधानमंडल करें, प्रांतीय विधान मंडल। तो भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था, प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा हुआ था। लेकिन अगले ने और भी डीपली दे दिया था एसआई में, क्या दिया कि प्रांतीय विधानमंडल 2 ऑप्शनों में थे। 3 नंबर ऑप्शन में भी प्रांतीय विधानमंडल ही था और 4 नंबर ऑप्शन में भी प्रांतीय विधानमंडल ही था। पेपर देख लेना राजस्थान पुलिस एसआई का, सिर्फ एक शब्द का अंतर है दोनों ऑप्शनों में। क्या है, एक में तो ये दिया प्रत्यक्ष और एक में दिया अप्रत्यक्ष। तो मेरे भाई संविधान सभा का निर्वाचन होता है, प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा होता है, लेकिन मेरे भाई अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी सीधे जनता नहीं करती है, जो प्रांतीय विधानमंडलों के कैंडिडेट होते हैं वो इनका चुनाव करते हैं। क्या हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। लेकिन आगे एक बात क्या हुई, जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है भारत में, अब सीधी सीधी बात यह है, इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूं, क्योंकि यदि चुनाव होगा तो सीधी सीधी बात, या तो चुनाव होगा मेरे भाई प्रत्यक्ष होगा, या चुनाव होगा अप्रत्यक्ष होगा। क्योंकि ये चुनाव प्रणालियां हमारे बहुत काम में आएंगी। अब पहले तो समझा देता हूं, प्रत्यक्ष चुनाव होगा क्या, जिसमें हम खुद मतदाता होते हैं, यानी मतदाता स्वयं अपने कैंडिडेट का चुनाव करता है। यानी हम खुद ही क्या करते हैं, अपने उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं। दूसरी बात, अप्रत्यक्ष क्या होता है, हम नहीं करते, हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि यदि किसी कैंडिडेट का चुनाव करते हैं तो वो अप्रत्यक्ष होता है। यानी जिन चुनाव में हम भाग नहीं लेते वो अप्रत्यक्ष होता है और जिनमें हम भाग लेते हैं वो अप्रत्यक्ष होता है। समझ में आया। फिर बात ये,
ये चुनाव कैसा था? अप्रत्यक्ष था। ये बताना उचित क्यों समझा मैंने? क्योंकि दो ही प्रकार से तो भारत में चुनाव होता है और भारत में दो ही निर्वाचन प्रणालियां काम में ली जाती हैं। आपने सुना होगा मेरे भाई, एक को तो कहा जाता है, नाम होता है साधारण बहुमत प्रणाली, एक को तो कहा जाता है साधारण बहुमत प्रणाली कहा जाता है, और दूसरी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। नाम काफी बड़ा तो उसका उपनाम लिख देता हूं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को हेर प्रणाली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जनक ही थॉमस हेर को कहा जाता है। तो थॉमस हेर ने दी थी कौन सी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। दो ही तो प्रणालियां पाई जाती हैं, दो ही प्रकार से चुनाव होता है भारत में। यदि भारत में चुनाव कौन सा होता है? प्रत्यक्ष होता है, तो उन चुनाव में तो साधारण बहुमत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, और जहां चुनाव अप्रत्यक्ष होता है वहां आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो मेरा मतलब क्या था बताने का? कि संविधान सभा के लिए जो चुनाव होते हैं भारत में वो अप्रत्यक्ष होते हैं। तो किस प्रणाली का प्रयोग हुआ था? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। और यही कहा था कैबिनेट मिशन ने कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा प्रयोग किया जाए। इसके बाद में चर्चा की जाए। क्या बोला है आपको बता ही देता हूँ, समझा ही देता हूँ क्यों। भारत में प्रत्यक्ष चुनाव केवल राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र में तो लोकसभा का होता है और किसी राज्य में विधानसभा का होता है। और जितने भी चुनाव है भारत में उनमें हम भाई मतदान नहीं करते हैं। हम केवल लोकसभा चुनाव में मतदान करते हैं और विधानसभा के चुनाव में मतदान करते हैं। औरों में करते हैं क्या? बताया जाए। किस में? केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। यदि बात की जाए, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है भारत में, हम मतदान नहीं करते। उपराष्ट्रपति का होता है, हम नहीं करते। वो क्या है? अप्रत्यक्ष है। और प्रणाली कौन सी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मैं आपसे पूछूं, यदि पर्सन उल्लू बनाने के लिए यहां से पूछ लिया जाए, पर्सन क्या पूछा जाए? भारत में प्रधानमंत्री के निर्वाचन में कौन सी प्रणाली काम में ली जाती है? तो मेरे भाई चकमा मत खा जाना, क्योंकि भारत में पीएम का चुनाव नहीं होता है। भारत में प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता ही नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो मेरे भाई भारत में प्रधानमंत्री के निर्वाचन में कोई प्रणाली नहीं। यदि लोकसभा की बात की जाए तो प्रत्यक्ष, और यदि दूसरा सदन राज्यसभा की बात की जाए तो उसमें भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो बात किसकी थी? संविधान सभा की। इन्होंने गाइडलाइन दे दी। पहला तो कहा 389 कैंडिडेट होने चाहिए, दूसरा कहा चुनाव होना चाहिए प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा, अप्रत्यक्ष होना चाहिए, और जो चुनाव होगा वो होगा अप्रत्यक्ष, और 10 लाख की जनसंख्या पर सिर्फ एक कैंडिडेट का निर्वाचन होना चाहिए। इतनी तो गाइडलाइन दे दी। इसके बाद में कैबिनेट मिशन ने जो संविधान सभा की सदस्य संख्या बताई थी उसका भी मेरे भाई विभाजन कर दिया, छोड़ा कहीं का नहीं। मैंने क्या बताया? एक एक लाइन याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है और यही पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से कथन संगत हैं या असंगत हैं, या सही की पहचान कीजिए या गलत की पहचान कीजिए। बात किसकी कर रहे हैं? कैबिनेट मिशन ने जो सदस्य संख्या बताई थी, कितनी बताई थी? 389, और उसी सदस्य संख्या का विभाजन भी कर दिया जाता है। अब यदि लाइन दी जाए पटवार में या रीट में या सेकंड ग्रेड आरएस किसी में भी, क्या कि भारतीय संविधान सभा बनी किस योजना के आधार पर? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर बनी थी। दूसरी बात,
संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी उसका विभाजन भी किस योजना के अनुसार हुआ था मेरे भाई? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था। कितनी थी? अभी अभी पढ़ाया। सदस्य संख्या तो 389 होती है। किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। लेकिन इसको भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो विभाजन किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार डिवाइड किया जाता। कितने पार्टों में? 3 पार्टों में किया जाता। पहला तो कहा था पहला पार्ट दिया गया ब्रिटिश प्रांत, दूसरा पार्ट दिया गया देसी रियासत और तीसरा पार्ट दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश यानी भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या का विभाजन 3 पार्टों में किया जाता है। कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, किसी किताब में केंद्र शासित प्रदेश नहीं मिले तो केंद्र शासित प्रदेश को चीफ कमिश्नर प्रांत भी कहा जाता है। या तो चीफ कमिश्नर प्रांत मिलेगा या केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा। 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितनों को? 389 को। कहा जाता है ब्रिटिश प्रांतों से तो 292 कैंडिडेट निर्वाचित होके आए। देशी रियासतों को 93 सीटें दी जाती हैं और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 सीटें दी जाती। कितनी दी जाती हैं? 4 सीटें। 292 ब्रिटिश प्रांतों को, 93 सीटें देशी रियासतों को और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 सीटें दी जाती हैं। अब मेरे भाई राजस्थान वाले ध्यान दें, क्योंकि पहली काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया। इस समय भारत में 11 तो मेरे भाई ब्रिटिश प्रांत थे, 562 देशी रियासतें थी और मेरे भाई 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। क्या थे? अब बात यहां से की जाए किसकी? 11 ब्रिटिश प्रांत, 562 देशी रियासतें और मेरे भाई 4 क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। तो यहां से एक बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं था और अब अभी तक एग्जाम में पूछा क्या गया? स्वतंत्रता के समय राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो जब कैबिनेट मिशन भारत आता है तो यहाँ 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। बात की जाए, सभी को पता है, एक तो मेरे भाई दिल्ली था। पता ही है दिल्ली कहाँ पर है? अरे मेरे भाई दिल्ली तो दिल वालों की होती है और दिल्ली तो हमारी राजधानी है। तो दिल्ली तो क्या वर्तमान भारत में स्थित है। इसके बाद में दूसरा कुर्ग था और कुर्ग कहाँ पर है? वर्तमान कर्नाटक में। दिल्ली था, कुर्ग था जो वर्तमान कर्नाटक में है। तथा बात की जाए तीसरा नाम था अजमेर मेरवाड़ा और सभी को पता है अजमेर मेरवाड़ा कहाँ पर? वो मेरे भाई हमारे राजस्थान में था और राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा था। तो मेरे भाई एक तो दिल्ली, कुर्ग जो वर्तमान कर्नाटक में, अजमेर मेरवाड़ा वर्तमान राजस्थान में। तथा बात की जाए एक केंद्र शासित प्रदेश और था और नाम क्या था? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान वर्तमान में कहाँ पर? पाकिस्तान में है। तो वर्तमान में बलूचिस्तान कहाँ पर? वर्तमान पाकिस्तान में है। लेकिन कई गाइड वालों ने छाप रखा है, एक चीज़ याद रखना, 3 नाम तो यही मिलते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की जगह क्या मिल रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिल रहा है मेरे भाई NCERT।
और कक्षा 9 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चैप्टर नंबर 9 उसमें दिया हुआ कि बलूचिस्तान है वो था भारत का चौथा केंद्र शासित प्रदेश जो वर्तमान किस में है, पाकिस्तान में है। तो सदस्य संख्या का विभाजन कर दिया जाता है किसके अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। चारों नाम याद रखने हैं, दिल्ली, कुरक कर्नाटक, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान, बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में। तो मेरे भाई आज की क्लास यहीं तक। सबसे ज़्यादा करना क्या है, पहले वीडियो देखना है, जब अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड सर्किल में जितने भी कैंडिडेट हैं उनको शेयर करना है। और यदि कहीं डाउट हो, कोई भी शंका हो तो मेरे भाई बेझिझक कमेंट किया जाए, पूछा जाए। आज हमने क्या पढ़ा, सिर्फ क्रिप्स मिशन पढ़ा है, कैबिनेट मिशन पढ़ा है और कहाँ तक पढ़ा, बात यहाँ तक आई है सिर्फ टू सिर्फ कि सदस्य संख्या का विभाजन किया था किसने, कैबिनेट मिशन योजना ने। कल दोबारा मिलते हैं इसी चैप्टर में आगे। इतने देर के लिए आप पढ़िए, घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे भाई। थैंक यू।